नमस्कार। आज हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राष्ट्रीय आंदोलन एवं संवैधानिक विकास टॉपिक को पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया? तो गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल कब किया? असहयोग आंदोलन के समय, रॉलेट एक्ट के समय, अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल के समय या बारदोली सत्याग्रह के समय? तो गांधी जी ने यह किया अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल के समय हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया। ऑप्शन सी सही है। अहमदाबाद 1918 ईस्वी में मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। गांधी जी के 3 दिन के अनशन, जो कि भारत में उनकी प्रथम भूख हड़ताल थी, के बाद मिल मालिक इस मामले में मध्यस्थता के लिए तैयार हो गए और अंततः उन्हें बोनस देना पड़ा। निम्न में से किसने तीनों गोल में सम्मेलनों में भाग लिया? निम्न में से किसने तीनों गोल में सम्मेलनों में भाग लिया था? तो वो सरदार पटेल थे, या बी आर अम्बेडकर थे, एम के गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तो वो बी आर अम्बेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तीनों गोल में सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि थे। 1947 में बने नेहरू की सरकार के कानून मंत्री कौन थे? तो 1947 में बने नेहरू के सरकार के कानून मंत्री थे मोहम्मद अली जिन्ना, बलदेव सिंह, लियाकत अली खान या बी आर अम्बेडकर। बताइए कौन से थे? तो वो थे बी आर अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत 15 अगस्त 1947 के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था। इस भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर तथा आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय को, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद को, ऑप्शन सी महात्मा गांधी को या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू को। तो देखिए, यह कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन ए सही है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर तथा आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता और प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा जाता है। सर्वप्रथम किसने अपने लेखन के माध्यम से स्वराज की मांग उठाई? तो वो थे ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने अब अपने लेखन के माध्यम से स्वराज की मांग उठाई थी। ऑप्शन डी सही है। सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने ही सबसे पहले विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाने पर बल दिया था। ये सभी विचार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य अंग बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध किया? तो वह किया ऑप्शन ए कार्य, ऑप्शन बी जन्म, ऑप्शन सी गतिविधि, ऑप्शन डी मनोविज्ञान। तो वो जन्म है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जन्म के आधार पर। दयानंद सरस्वती मूल शंकर, जिनका बचपन का नाम मूल शंकर था दयानंद सरस्वती का, ने 7 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। जन्म के आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध किया था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो वो थे ऑप्शन ए बी डी सावरकर, ऑप्शन बी आर सी मजूमदार, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र या ऑप्शन डी सर जॉन लॉरेंस। तो वो थे बी डी सावरकर। बी डी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। ऑप्शन ए सही है।
बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। नेक्स्ट है, निम्न में किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दी थी? तो ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1861, ऑप्शन सी है रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876, ऑप्शन डी है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दी गई। इसकी व्याख्या है कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया। गवर्नर जनरल के पद नाम को बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। नेक्स्ट है, सावरकर जुड़े थे। तो सावरकर जुड़े थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, स्वतंत्र लेबर पार्टी से, हिंदू महासभा से या कोई नहीं से। तो सावरकर जुड़े थे हिंदू महासभा से, ऑप्शन सी सही है। विनायक दामोदर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। हिंदू राष्ट्र की राजनीतिक विचारधारा को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय सावरकर को जाता है। सावरकर हिंदू महासभा के अग्रणी नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? तो भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम के द्वारा पड़ी थी? ऑप्शन ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1992, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1961, ऑप्शन डी है सुधार अधिनियम 1909। तो वो है ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन सी सही है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं को प्रारंभ किया। इसके तहत कानून बनाने के लिए वायसराय की कार्यकारिणी में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। इसके द्वारा ही सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में सम्मिलित किया गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखेंगे कि वर्ष 1961 का अधिनियम भारतीय संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस अधिनियम ने विधि बनाने के कार्य में भारतीयों के सहयोग का प्रारंभ किया। इस अधिनियम ने प्रांतीय विधानसभाओं को विधि बनाने का अधिकार भी दिया, जिससे प्रांतीय स्वायत्तता की नींव पड़ी। नेक्स्ट है, जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो कौन थे? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन या ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। तो वो थे लॉर्ड लिटन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया तब भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन थे, ऑप्शन डी सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन तत्कालीन गवर्नर जनरल के उनका कार्यकाल जो था वो 1876 से 1880 ईस्वी तक था में पारित हुआ था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी गई। नेक्स्ट है, किसका काल भारतीय राष्ट्रवाद का बीजांकुरण काल कहा जाता है? तो वो कहा जाता है लॉर्ड विलियम बेटिंग का काल, लॉर्ड रिपन का काल, लॉर्ड लिटन का काल या लॉर्ड कर्जन का काल। तो वह कहा जाता है लॉर्ड लिटन का काल भारतीय राष्ट्रवाद का बीजांकुरण काल कहा जाता है। लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी सही है। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 ईस्वी तक थे। इनकी दमनकारी नीतियों ने भारतीयों को राष्ट्रीयकरण के लिए एकजुट होने के लिए प्रोत्साहित किया। ICS के लिए लिटन ने भारतीयों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर
कर दिया जो भारतीयों की मांग की विपरीत थी। 1878 ईस्वी के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एवं 1878 ईस्वी के शस्त्र अधिनियम ने भारतीयों के दमन को प्रभावी किया। इन सभी कृत्यों ने भारतीयों को अंग्रेजी शासन के खिलाफ एकजुट किया। इसलिए लिटन के कार्यकाल को भारतीय राष्ट्रवाद का बीजांकुरण काल के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्याख्या का प्राविधान सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो वो किया गया ऑप्शन ए रेगुलेटर एक्ट 1773 के द्वारा, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1873 के द्वारा, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा, ऑप्शन डी 1858 के एक्ट के द्वारा। तो वह किया गया चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्राविधान सर्वप्रथम चार्टर एक्ट 1833 द्वारा किया गया। ऑप्शन बी सही है। रेगुलेटिंग एक्ट 1873 द्वारा बंगाल के गवर्नर के तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास का गवर्नर जनरल बनाया गया तथा चार्टर एक्ट 1833 द्वारा गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक को बनाया गया। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कोड की सहायता से उसका उत्तर का चयन करना है। तो वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? तो यह दयानंद सरस्वती ने कहा था। आइए इसको देखते हैं। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती का है, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस का है, करो या मरो महात्मा गांधी का है और इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो वह थे जॉर्ज यूले। ऑप्शन बी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। ऑप्शन बी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन 1888 ईस्वी की अध्यक्षता की थी। यह अधिवेशन प्रयागराज में संपन्न हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों का विश्वास था। ऑप्शन ए है शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीकों में, ऑप्शन बी है पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति में, ऑप्शन सी है स्वराज के लिए चरमपंथी तरीके में, ऑप्शन डी है सरकारी सेवाओं के बहिष्कार में। तो देखिए वह है ऑप्शन ए शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीकों में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों का विश्वास था संवैधानिक संवैधानिक तरीकों में। ऑप्शन ए सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजवामबद्ध आंदोलन अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। इनकी उदार नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की नीति भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में औपनिवेशिक स्टेटस दिए जाने की मांग किसने की थी? तो वह की थी ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन बी शहीद भगत सिंह ने, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद ने, ऑप्शन डी रास बिहारी बोस ने। तो यह दादा भाई नौरोजी ने है। ऑप्शन ए सही है। भारत में औपनिवेशिक स्टेटस दिए जाने की मांग दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो 1892 ईस्वी में उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। अपने प्रवास 1875 से 1869 ईस्वी के दौरान उन्होंने अंग्रेजों को भारतीयों की समस्याओं से अवगत कराने के उद्देश्य से लंदन इंडियन सोसाइटी 1865 ईस्वी तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 ईस्वी नामक संस्थाएं स्थापित की थी। दादा भाई नौरोजी तथा अन्य नरम दल के नेता ब्रिटिश शासन के अधीन स्वायत्तता की मांग कर रहे थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से एक वक्तव्य से बाल गंगाधर तिलक संबंधित नहीं थे? तो आपको यह बताना है कि बाल गंगाधर तिलक किससे संबंधित नहीं थे। तो वो ऑप्शन ए है कि वह नरमपंथियों के उद्देश्य एवं तरीकों से प्रसन्न थे। ऑप्शन बी है वह नरमपंथियों के उद्देश्य एवं तरीकों से प्रसन्न नहीं थे। ऑप्शन सी है लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों एवं हिंसा में विश्वास रखते थे।
ऑप्शन डी है उन्होंने मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा नाम के 2 साहित्यिक पत्रों को प्रारंभ किया। तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक जो थे वो संबंधित नहीं थे कि वह नरम पंथियों के उद्देश्य एवं तरीकों से प्रसन्न थे। बाकी वह नरम पंथियों के उद्देश्य एवं तरीकों से प्रसन्न नहीं थे, ये सही है। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों एवं हिंसा में भी विश्वास रखते थे, ये भी सही है। उन्होंने मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा नाम के 2 साप्ताहिक पत्रों को प्रारंभ किया, ये भी सही है। ऑप्शन ए सही है इसका। कांग्रेस नेतृत्व की आवेदन निवेदन नीति की असफलता ने देश के अंदर और खुद कांग्रेस के अंदर असंतोष पैदा किया। ब्रिटिश सरकार द्वारा लगातार कांग्रेस के प्रति अपनाई जाने वाली उपेक्षापूर्ण नीति ने कांग्रेस के युवा नेताओं जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एवं बिपिन चंद्र पाल को अंदर से आंदोलित किया। अतः बाल गंगाधर तिलक नरमपंथियों के उद्देश्य एवं तरीकों से प्रसन्न थे। ये कथन गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उदारवादी नेताओं में से किसे चांदी की वाणी वाला वक्ता कहा जाता है? तो वह कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, गोपाल कृष्ण गोखले को, मदन मोहन मालवीय को या एमजी रानडे को। तो चांदी की वाणी वाला वक्ता कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को। ऑप्शन बी सही है। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय उदारवादियों के सिरमौर थे। गोखले भाषण कला में अत्यंत निपुण थे। गोखले जी ने इस भाषण कला का ज्ञान ब्रिटिश रूढ़िवादी विचारक एडमंड बर्क से प्राप्त किया था। गोखले ने बर्क की पुस्तक रिफ्लेक्शंस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन को कंठस्थ कर लिया था और उससे भाषण कला एवं रूढ़िवाद को ग्रहण किया। गोखले संवैधानिक परंपराओं का पूरी तरह से निर्वहन करते थे। वे जिस समय भारतीय सदन में भाषण देते थे उस वक्त पूरा सदन शांत होकर उनके विचारों को सुनता था। वे महान संसद वेता थे। लॉर्ड कर्जन ने उनकी अत्यंत प्रशंसा की। कर्जन के शब्दों में, मैंने आज तक किसी जाति में गोखले जैसा संसदीय परंपराओं का सम्मान तथा पालन करने वाला योग्य वक्ता नहीं देखा। गोखले ने इस चातुर्य वाक्पटुता के कारण उन्हें चांदी की वाणी वाला वक्ता कहा जाता है। गांधी जी द्वारा किसको अपना राजनीतिक गुरु माना जाता है? तो वो बीजी तिलक को माना जाता है, जीके गोखले को माना जाता है, एमजी रानडे को माना जाता है या सीआर दास को माना जाता है। तो गांधी जी के द्वारा जीके गोखले को राजनीतिक गुरु माना जाता है। गोखले अपने राजनीतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे। वह स्वभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनैतिक उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वह साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। गोखले के इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। नेक्स्ट है, गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने? तो वो ऑप्शन ए है कि 1897 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1905 में, ऑप्शन सी है 1907 में, ऑप्शन डी है 1912 में। तो गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने। ऑप्शन बी सही है। 27 से 30 दिसंबर 1905 के मध्य वाराणसी में कांग्रेस का 21वां वार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की। बनारस अधिवेशन में गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई। इस अधिनियम में वे अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में, 1907 में कांग्रेस के विभाजन के उपरांत, ऑप्शन सी है लखनऊ अधिवेशन के उपरांत, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का प्रवेश चिन्हित करने के लिए। तो वह किया गया था ऑप्शन ए 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ। ऑप्शन ए सही है। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की,
जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। तिलक, लाला लाजपत राय तथा अरविंद घोष ने पूरे देश में स्वदेशी एवं बहिष्कार का प्रचार किया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो वो है ऑप्शन ए है कि खुदीराम बोस जज किंग्सफोर्ड। ऑप्शन बी है बारिंद्र कुमार घोष ढाका षड्यंत्र अभियोग। ऑप्शन सी है तारकनाथ दास हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। ऑप्शन डी है लाला हरदयाल युगांतर सर्कुलर। तो इस जो सही है वो है ऑप्शन बी बारिंद्र कुमार घोष ढाका षड्यंत्र अभियोग। ऑप्शन बी सही है। बारिंद्र कुमार घोष का संबंध ढाका षड्यंत्र अभियोग से नहीं था। बारिंद्र कुमार ने 1907 ईस्वी में क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए मणिकतल्ला पार्टी का गठन किया था। वह भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी तथा पत्रकार थे। 1908 ईस्वी में उन्हें मृत्यु दंड दिया गया था, जिसे बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के समय कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो वो खिलाफत आंदोलन था, असहयोग आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन था, ये सभी नहीं अवज्ञा आंदोलन था। बंगाल विभाजन के समय स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया। ऑप्शन सी सही है। बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य था भारत के विभिन्न राष्ट्रवादियों के मध्य विभाजन, बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की भावना को रोकना। ऑप्शन सी है सुशासन के हित में एक अलग प्रशासकीय इकाई की स्थापना। ऑप्शन डी है मुसलमानों के बृहद बहुमत को संतुष्ट करना। तो इसमें जो सही है वो है ऑप्शन बी बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की भावना को रोकना बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य था। ऑप्शन बी सही है। ऊपरी तौर पर यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन का उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया था, परंतु वास्तव में बंगाल विभाजन मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासनच्युत करना तथा बंगाली आबादी का बंटवारा था। एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिशें रची जाती थी। नेक्स्ट है, सन 1909 के एक्ट को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? तो 1909 के एक्ट को किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन ए है राज्यसभा सुधार बिल। ऑप्शन बी है मार्ले मिंटो सुधार। ऑप्शन सी है होम रूल बिल। ऑप्शन डी है मॉन्टेग्यू बिल। तो वो है ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार। ऑप्शन बी सही है। नवंबर 1906 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया और जॉन मार्ले को भारत का राज्य सचिव नियुक्त किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो भारत के सेक्रेटरी जॉन मार्ले के विचारों से सहमत थे। इनके द्वारा किए गए सुधार को इसलिए मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखेंगे कि मार्ले उदारवादी विचारों के व्यक्ति थे और भारतीय प्रशासन में सुधारों के समर्थक थे। मार्ले मिंटो सुधार तमाम खासियतों के बावजूद भारतीयों की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर सका, क्योंकि भारतीयों की मांग थी एक उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार की स्थापना, जो कि पूर्ण नहीं हो सकी। मार्ले मिंटो सुधार की एक बहुत बड़ी कमी थी कि मुसलमानों को अलग से प्रतिनिधित्व देना था। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था? तो बंगाल विभाजन 1909 में रद्द किया गया था, 1910 में किया गया था, 1911 में किया गया था या 1912 में किया गया था? तो बंगाल विभाजन जो है वो 1911 में किया गया। ऑप्शन सी सही है।
दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंधित था? तो होम रूल आंदोलन से कौन संबंधित था? लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, लोकमान्य तिलक या एमजी राणा डे? तो वो थे लोकमान्य तिलक। होम रूल लीग से संबंधित थे, होम रूल आंदोलन से संबंधित थे लोकमान्य तिलक। ऑप्शन सी सही है। अप्रैल 1916 में तिलक को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा एवं सचिव एनसी केलकर थे। तिलक द्वारा स्थापित लीग के कमेटी के सदस्यों में जी.आर. खापर्डे, बी.एस. मुंजे एवं आर.पी. करंडीकर चुने गए। तिलक द्वारा स्थापित लीग का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर मध्य प्रांत एवं बरार तक फैला था। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में तिलक के 5 महीने बाद मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। नेक्स्ट है, होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। तो होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता या भारत के लिए स्वशासन या भारत के लिए त्वरित स्वतंत्रता या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो वह था भारत के लिए स्वशासन। ऑप्शन बी सही है। होम रूल का मुख्य उद्देश्य जो था वह था भारत के लिए स्वशासन। भारत में होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य स्वशासन की स्थापना था। तिलक ने अप्रैल 1916 में तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग का गठन किया। भारत में तिलक ने क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा तथा भाषाई राज्यों की मांग को भी स्वराज की मांग से जोड़ दिया। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष ऑप्शन ए है कि श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन बी है श्रीमती एनी बेसेंट थी। ऑप्शन सी है श्रीमती कमला नेहरू थी या श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो श्रीमती एनी बेसेंट थी। ऑप्शन बी सही है। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी कांग्रेस की अध्यक्ष। श्रीमती एनी बेसेंट आंग्ल आयरलैंड से थी। वे 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रहीं और 1916 में होम रूल लीग का गठन किया तथा वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी और 1925 ईस्वी में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ए.ओ. ह्यूम ने की, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की, कादम्बिनी गांगुली ने की, आनंद मोहन घोष ने की। तो वो की डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। ऑप्शन बी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1985 ईस्वी में मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम ने 1885 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है, भारत में महात्मा गांधी को जन आंदोलन का प्रथम अनुभव हुआ। तो वो कब हुआ? चंपारण में, बारदौली में, चौरी चौरा में या डांडी में? तो हुआ चंपारण में। चंपारण में महात्मा गांधी को जन आंदोलन का प्रथम अनुभव हुआ। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत बिहार के चंपारण से की थी। चंपारण में किसानों को 1 बीघा जमीन के 3/20वें भाग 3 कट्ठा पर नील की खेती हेतु अंग्रेजों द्वारा बाध्य किया जाता था। इसे 3 कट्ठिया पद्धति भी कहा जाता था। निम्नांकित में से किस एक अधिनियम में सिख, यूरोपियन और भारतीय क्रिश्चियनों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन शामिल है? तो वो है ऑप्शन ए 1833 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन बी 1909 का पार्लियामेंटो सुधार,
ऑप्शन सी है 1919 का भारत शासन अधिनियम और ऑप्शन डी है 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो वो है 1919 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम में सिख, यूरोपियन और भारतीय क्रिश्चियनों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन शामिल है। ऑप्शन सी सही है। भारत में सर्वप्रथम 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम द्वारा फूट डालो और राज करो की नीति के तहत मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रावधान किया गया। 1919 के भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा सिख, यूरोपीय और भारतीय क्रिश्चियनों को भी सांप्रदायिक निर्वाचन में शामिल कर लिया गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन का और विस्तार करते हुए उसमें दलितों, महिलाओं और मजदूरों को भी शामिल किया गया। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब प्रारंभ हुई? तो वो 1861 में प्रारंभ हुई, 1882 में हुई, 1909 में हुई या 1911 में हुई। तो वो हुई 1909 में। भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आरंभ 1909। ऑप्शन सी सही है। द्वैत शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई थी। तो वो 1909 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो द्वैत शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई थी 1919 के अधिनियम द्वारा। ऑप्शन बी सही है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार से संबंधित है। भारत में प्रांतों में द्वैत शासन का आरंभ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 से प्रारंभ किया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। इस अधिनियम ने पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया गया था और इस अधिनियम के तहत प्रांतों में विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित दो भागों में बांटा गया। इसमें हस्तांतरित विषयों का प्रशासन विधायिका के चयनित सदस्यों को सौंपा गया, जबकि आरक्षित विषय गवर्नर की कार्यकारिणी के पास ही रहे। यह दोहरी शासन प्रणाली 1921 से 1937 तक 9 प्रांतों में चलती रही। केवल बंगाल में 1924 से 1927 और मध्य प्रांत में 1924 से 1926 तक निलंबित रही। नेक्स्ट है, भारत में द्वैत शासन व्यवस्था का आरंभ इस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। तो किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था? ऑप्शन ए है 1909 में, ऑप्शन बी है 1919 में, ऑप्शन सी है 1928 में, ऑप्शन डी है 1935 में। तो ऑप्शन बी है 1919 में। भारत में द्वैत शासन व्यवस्था का आरंभ 1919 में हुआ। दिए गए निम्न भारतीय अधिनियमों में किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई? ऑप्शन ए है 1909 का भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन बी है 1919 का भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन सी है 1935 का भारत शासन अधिनियम या ऑप्शन डी है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो वह है 1919 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई। भारत सरकार अधिनियम 1919 निम्न में से किस पर आधारित है? तो मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड या नेहरू रिपोर्ट। तो यह संबंधित है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया? तो यह पारित किया गया 1931 में, 1919 में, 1920 में या 1942 में। तो रॉलेट एक्ट जो है वो 1919 में पारित किया गया था। ऑप्शन बी सही है। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति के सुझाव पर 17 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट नामक एक कानून बनाया गया। इस कानून के द्वारा अंग्रेजी सरकार किसी को भी बिना मुकदमा चलाए अनिश्चित काल तक जेल में रख सकती थी। इसी कारण इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कुठाराघात था। भारतीय जनता ने काला कानून कहकर इसकी आलोचना की। गांधी जी ने इसके विरोध में सत्याग्रह सभा की स्थापना की और 6 अप्रैल 1919 को देश भर में हड़ताल का आह्वान हो गया। नेक्स्ट है,
भारत में किस वर्ष से राष्ट्रीय आंदोलन ने जन संगठित आंदोलन का रूप लिया? ऑप्शन ए है 1857, ऑप्शन बी है 1885, ऑप्शन सी है 1914, ऑप्शन डी है 1919। तो ऑप्शन डी है 1919। 1919 वर्ष में राष्ट्रीय आंदोलन ने जन संगठित आंदोलन का रूप ले लिया। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया था, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया था। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था: होम रूल लीग, खिलाफत एवं सत्याग्रह सभा। अतः भारतीय आंदोलन में जन संगठित आंदोलन का रूप 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ ही दिखता है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो वो है मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, एम ए जिन्ना खिलाफत आंदोलन, एम के गांधी चंपारण आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक। तो जो सुमेलित नहीं है वह है एम ए जिन्ना खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन बी सही है। ब्रिटेन तथा उसके सहयोगियों द्वारा तुर्की की उस्मानिया सल्तनत और उसके सुल्तान, जिसे मुसलमान अपना खलीफा धर्मगुरु मानते थे, के विरुद्ध कार्रवाई का भारतीय मुस्लिम समुदाय द्वारा विरोध किया गया, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। नवंबर 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन में इस कार्रवाई का विरोध करने का निर्णय किया गया तथा अली बंधुओं मोहम्मद अली और शौकत अली, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान तथा हसरत मोहानी के नेतृत्व में एक खिलाफत कमेटी गठित की गई। मोहम्मद अली जिन्ना इस आंदोलन से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य था। तो खिलाफत आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तुर्की के खलीफा को समर्थन प्रदान करना। ऑप्शन बी है भारतीय मुसलमानों की सद्भावना प्राप्त करना। ऑप्शन सी है भारतीय मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में लाना। ऑप्शन डी है भारत में हिंदू मुस्लिम एकता सुनिश्चित करना। तो वो है ऑप्शन ए, तुर्की के खलीफा को समर्थन प्रदान करना। खिलाफत आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य था तुर्की के खलीफा को समर्थन प्रदान करना। ऑप्शन ए सही है। खिलाफत आंदोलन के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई धारा जुड़ गई। शिक्षित मुसलमानों की युवा पीढ़ी परंपरागत ईश्वर भक्तों और धर्माचार्यों का एक वर्ग लगातार ज़्यादा उग्र और राष्ट्रवादी हो रहा था। हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा मिलकर राजनीतिक लड़ाई लड़ने की पृष्ठभूमि लखनऊ समझौते के पहले ही तैयार कर दी थी। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध हुए राष्ट्रवादी आंदोलन ने सभी भारतीयों को समान रूप से प्रभावित किया। इसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक आंदोलन में हिंदू एवं मुसलमान एक साथ हो गए। राजनीतिक रूप से सजग मुसलमान ब्रिटेन तथा उसके मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की साम्राज्य के प्रति किए गए व्यवहार से क्षुब्ध थे। तुर्की के सुल्तान को कुछ मुस्लिम खलीफा स्वीकार करते थे। इसे मुस्लिमों ने तुर्की के सुल्तान को अपमानित किए जाने का विरोध किया। इसी संदर्भ में अली बंधुओं, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खां तथा हसरत मोहानी के नेतृत्व में एक खिलाफत कमेटी बनाई गई। इसके साथ ही पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया। इस आंदोलन को खिलाफत आंदोलन कहते हैं। इस प्रकार खिलाफत आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य तुर्की के सुल्तान अथवा खलीफा को समर्थन प्रदान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है जो वो बताना है। मोतीलाल नेहरू जो है वो उनका नेहरू रिपोर्ट से संबंधित है। जिन्ना खिलाफत आंदोलन, गांधी चंपारण सत्याग्रह या सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ये है ऑप्शन बी, जिन्ना खिलाफत आंदोलन से संबंधित नहीं है। बाकी तीनों सही है। मोहम्मद अली जिन्ना जब ये राष्ट्रवादी थे, खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने की विरोधी थे। उन्होंने गांधी जी को राजनीति में धर्म को न लाने की सलाह दी थी। उन्होंने खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी के विरुद्ध गांधी जी को सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं एवं उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। जबकि अन्य विकल्प मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928, चंपारण सत्याग्रह 1917,
गांधी जी एवं सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 ईस्वी से सुमेलित है। नेक्स्ट है 1919 के जलियांवाला बाग की जांच के लिए जो समिति गठित की गई वह जानी जाती है। ऑप्शन ए है नेहरू समिति, ऑप्शन बी है प्रारूप समिति, ऑप्शन सी है हंटर समिति, ऑप्शन डी है मूडी मैन समिति। तो वो सही है, ऑप्शन सी है हंटर समिति। हंटर समिति जो है वो 1919 के जलियांवाला बाग की जांच करने के लिए गठित की गई थी। ऑप्शन सी सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया था। कमीशन ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बनाया गया। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं थी। तो वो थी ऑप्शन ए है कि नामित पदों को त्यागपत्र देना, ऑप्शन बी है विधायिका का बहिष्कार, ऑप्शन तीसरा है कि न्यायालयों का बहिष्कार और चौथा है सरकार के बकाया करों का भुगतान। तो इसमें जो सही है वो है नामित पदों से त्यागपत्र देना, विधायिका का बहिष्कार और न्यायालयों का बहिष्कार। ये तीनों असहयोग आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं थी। सरकार के बकाया करों का भुगतान ये नहीं था। तो 1, 2, 3 हो जाएगा। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ, किंतु 4 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन का लक्ष्य 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति था। इसके साथ ही सरकारी उपाधि, स्कूल, न्यायालयों, विदेशी सामानों एवं विधायिका का पूर्ण बहिष्कार की योजना भी थी। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के एजेंडा में निम्नलिखित कार्यक्रमों में से क्या सम्मिलित नहीं था। तो वो था ऑप्शन ए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ऑप्शन बी अदालतों का बहिष्कार, ऑप्शन सी कानूनों की अवमानना, ऑप्शन डी 1919 के अधिनियम के अंतर्गत चुनाव का बहिष्कार। तो वो है कानूनों की अवमानना। असहयोग आंदोलन के एजेंडा में कानूनों का अवमानना जो है वो सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन सी सही है इस प्रश्न के उत्तर में। असहयोग आंदोलन के कार्यसूची में सरकारी उपाधि, स्कूल, न्यायालयों तथा विदेशी सामानों का पूर्ण बहिष्कार की योजना थी। इसके अतिरिक्त 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया था और 1920 के चुनावों में भाग नहीं लिया। कानून की अवमानना संबंधी कोई योजना असहयोग आंदोलन की कार्यसूची में नहीं थी। नेक्स्ट है फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित किए जाने पर निम्नांकित में से किसने यह टिप्पणी की। तो जब जन उत्साह अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था, उस समय वापसी का आदेश देना एक राष्ट्रीय आपदा से कुछ भी कम नहीं था। तो यह मोतीलाल नेहरू ने दी थी, सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, सी आर दास ने या मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जब जन उत्साह अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था, तो उस समय वापसी का आदेश देना एक राष्ट्रीय आपदा से कुछ भी कम नहीं था। 1920-22 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चल रहा था कि 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान के थाने पर जनता ने आक्रमण करके पुलिस के 23 जवानों को जिंदा जला दिया। इस हिंसा के विरोध में गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। गांधी जी के इस निर्णय की आलोचना करते हुए सुभाष जी का कहना है, जब जन उत्साह अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था, उस समय वापसी का आदेश देना एक राष्ट्रीय आपदा से कुछ भी कम नहीं था। आंदोलन को समाप्त करने के समर्थन में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा, आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत को भी सहने को तैयार हूँ। नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को अंततः वापस लिया गया। तो वो ऑप्शन ए है पार्टी के दिशा निर्देशों पर, ऑप्शन बी है चौरी चौरा के हिंसक वारदात होने के कारण,
ऑप्शन सी है ब्रिटिश सरकार के साथ शांतिपूर्ण समाधान करने पर। ऑप्शन डी है सरकार द्वारा दमनकारी कार्यवाही होने के कारण। तो इसमें जो सही है वो है ऑप्शन बी, चौरी चौरा में हिंसक वारदात होने के कारण। ऑप्शन बी सही है, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को अंततः वापस लिया गया चौरी चौरा में हिंसक वारदात होने के कारण। ऑप्शन बी सही है, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन चौरी चौरा में हिंसक वारदात के बाद वापस लिया गया था। 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के दौरान गोरखपुर उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों की भीड़ ने थाने में आग लगा दिया, जिसमें 23 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। 4 फरवरी 2021 को चौरी चौरा कांड के 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार शताब्दी समारोह का आयोजन भी किया गया है। नेक्स्ट है, स्वराज दल की स्थापना का मुख्य मुद्दा क्या था? तो वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड, प्रांतीय स्वशासन, काउंसिल प्रवेश या बंगाल विभाजन। तो वो है काउंसिल प्रवेश। स्वराज दल की स्थापना का मुख्य मुद्दा काउंसिल प्रवेश था। ऑप्शन सी सही है। चौरी चौरा कांड के पश्चात महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने औपनिवेशिक सत्ता का विरोध जारी रखने के लिए एक नई रणनीति की वकालत करते हुए सुझाव दिया कि राष्ट्रवादी आंदोलनकारी विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिलों का बहिष्कार बंद करें। इन काउंसिलों के सदस्य बनकर वे पाखंडी संसद का पर्दाफाश करें। इसी उद्देश्य से CR दास और मोतीलाल नेहरू ने जनवरी 1923 को एक नई पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित था? तो स्वराज पार्टी से कौन संबंधित थे? गोखले, बीजी तिलक, डॉक्टर MR जयकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो वो थे डॉक्टर MR जयकर। ऑप्शन सी सही है। स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। डॉक्टर MR जयकर भी स्वराज पार्टी से संबंधित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी के समर्थक थे तथा वह स्वराज पार्टी के समर्थक नहीं थे, जबकि गोखले एवं बीजी तिलक की स्वराज पार्टी 1923 की स्थापना के पूर्व ही मृत्यु हो चुकी थी। बीजी तिलक की स्वराज पार्टी 19 से पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो महात्मा गांधी कब थे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष? 1923 में थे, 1924 में थे, 1925 में थे या 1926 में थे? तो ये थे 1924 में। ऑप्शन भी सही है। महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की। इसी समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग हो गए। नेक्स्ट है, किसने कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा, दादा भाई नौरोजी ने कहा, लाला लाजपत राय ने कहा या महात्मा गांधी ने कहा? यह लाला लाजपत राय ने कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। वस्तुतः कांग्रेस की स्थापना के पीछे अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था, इसको लेकर इतिहासकारों में मतभेद रहा है। इसी संदर्भ में लाला लाजपत राय ने उक्त कथन कहा था और कांग्रेस के बारे में डफरिन ने कहा कि वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा चलाया गया बारदोली आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो बारदोली आंदोलन किसके विरुद्ध था? भारत में अंग्रेजी शासन। ऑप्शन बी है किसानों पर अन्याय। ऑप्शन सी है न्यायिक व्यवस्था। ऑप्शन डी है भूमि कर में अधिक वृद्धि। तो वो है भूमि कर में अधिक वृद्धि। ऑप्शन डी सही है। बारदोली आंदोलन जो है वो चलाया गया था कि भूमि कर में अधिक वृद्धि हो गई थी। ऑप्शन डी सही है। 1928 में सूरत जिले में बारदोली तालुके में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली। बारदोली सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे संगठित, व्यापक एवं सफल आंदोलन रहा है। यह आंदोलन सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर के विरोध में चलाया गया था। नेक्स्ट है, नेहरू समिति रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन एक संस्तुति नहीं की गई थी?
तो वो है ऑप्शन ए, भारत अन्य अधिराज्यों की तरह माना जाना चाहिए। ऑप्शन बी है, केंद्र में मुस्लिमों के लिए सीटें आरक्षित नहीं होंगी। ऑप्शन सी है, संसद द्विसदनात्मक हो। ऑप्शन डी है, सिंध एक मुस्लिम बहुल प्रांत होगा। तो नेहरू समिति रिपोर्ट में सिंध एक मुस्लिम बहुल प्रांत होगा, यह संतुति नहीं की गई थी। ऑप्शन डी सही है इसमें, जो नहीं था। नेक्स्ट है कि नेहरू समिति ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1928 में पेश की, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। इसमें निम्नलिखित शामिल है कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का प्रावधान हो, संयुक्त निर्वाचन मंडल भी हो, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका हो, मौलिक अधिकार की व्यवस्था और अल्पमत वाले क्षेत्र में मुस्लिमों को आरक्षण और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को इत्यादि। यह नेहरू रिपोर्ट का उद्देश्य था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेहरू समिति रिपोर्ट 1928 के स्रोत से भारत के संविधान में समाविष्ट किया गया? तो ऑप्शन ए है संघीय शासन, ऑप्शन बी है निदेशक सिद्धांत, ऑप्शन सी है मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी है मौलिक कर्तव्य। तो वो मौलिक अधिकार है, ऑप्शन सी सही है। यह नेहरू समिति रिपोर्ट 1928 के स्रोत से भारत के संविधान में समाविष्ट किया गया मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी सही है। संविधान द्वारा प्रतिपादित मौलिक अधिकारों का प्रावधान संविधान का एक प्रमुख लक्षण है। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था का विचार राष्ट्रवादी आंदोलन के दिनों में ही एक प्रबल विचार माना जा रहा था। 1928 की नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया था। संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने के स्रोत के रूप में नेहरू रिपोर्ट 1928 को प्रमुख योगदान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है वो बताना है, जो सही कथन है। तो मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में सम्मिलित करने के लिए 1928 की नेहरू रिपोर्ट का समर्थन किया था। ऑप्शन बी है 1935 के भारत सरकार अधिनियम में मूल अधिकारों का उल्लेख था। ऑप्शन सी है 1940 के अगस्त प्रस्ताव में मूल अधिकार सम्मिलित थे। ऑप्शन डी है 1942 के क्रिप्स मिशन में मूल अधिकारों का उल्लेख था। तो इसमें कौन सा सही कथन है? तो वो है मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में सम्मिलित करने के लिए 1928 की नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज के उद्देश्य को किस वर्ष में निर्धारित किया था? तो वो किया था 1925 में, 1926 में, 1936 में या 1939 में, 29 में। तो यह है 1929 में, ऑप्शन डी सही है। कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज के उद्देश्य को 1929 में निर्धारित किया था, ऑप्शन डी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का एक प्रस्ताव पारित किया गया तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय भी किया गया। नेक्स्ट है, भारत को पूर्ण आज़ादी एवं 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस स्वीकार करने की मांग किसने की? तो यह ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन बी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी ने या ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू ने। तो यह है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू ने भारत को पूर्ण आज़ादी एवं 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस स्वीकार करने की मांग जवाहरलाल नेहरू ने की, ऑप्शन डी सही है। पूर्ण स्वराज के संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार और प्रस्तुत किया गया था। अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आज हमारा बस एक ही लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वाधीनता के मायने हैं ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पूर्ण स्वतंत्रता। वर्ष 1930 की 26 जनवरी को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया तथा उस वर्ष से प्रति वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा और इसलिए 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्णतः बनकर तैयार हो जाने के बाद भी 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। नेक्स्ट है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा प्रारंभ की थी।
तो यह 26 फरवरी 1929 को, 12 मार्च 1930 को, या 31 दिसंबर 1930 को, या 2 अक्टूबर 1930 को। तो नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी किस 12 मार्च 1930 को। ऑप्शन बी सही है। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से 80 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने तिरुचेनगोंड आश्रम में तिरुचिरापल्ली के वेदारण्यम तक नामक यात्रा की। नेक्स्ट, निम्नलिखित को उनके कालानुक्रमिक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो इसको बताना है कि कौन सी घटना पहले घटित हुई थी। तो नेहरू रिपोर्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा। तो इसको हम देखते हैं डायरेक्ट। जैसे सबसे पहले नेहरू समिति रिपोर्ट 1928 ईस्वी में, उसके बाद पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा 1929 ईस्वी में, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। पूना समझौता पर हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? तो पूना समझौता पर हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? गांधी और जिन्ना, अम्बेडकर और नेहरू, या जिन्ना नेहरू। तो वो थे गांधी और अम्बेडकर। ऑप्शन बी सही है। पूना समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य 24 सितंबर 1932 को हुआ था। रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा 16 अगस्त 1932 को प्रस्तुत सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड के विरोध में गांधी जी ने पूना की यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। सांप्रदायिक पंचाट के तहत दलित वर्ग के लिए भी पृथक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। इस समझौते द्वारा दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का प्रावधान समाप्त कर दिया गया और उनके लिए प्रांतीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। केंद्रीय विधानमंडल में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों में 18% की वृद्धि की गई। नेक्स्ट है, किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के पेरिस यात्रा से की है? तो वो की है, ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी है के.एम. पनिक्कर ने, या ऑप्शन डी है विंस्टन चर्चिल ने। तो वो ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के पेरिस यात्रा से की। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी। सुभाष चंद्र बोस थे वो। भारत में एक पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के विचार को समर्थन प्रस्तुत किया था। तो यह ऑप्शन ए है मोहम्मद इकबाल ने, ऑप्शन बी है रहमत अली ने, ऑप्शन सी है मोहम्मद अली जिन्ना ने, ऑप्शन डी है सर सैयद अहमद खान ने। तो वो है मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम राज्य के विचार को समर्थन प्रस्तुत किया था। यह मोहम्मद इकबाल थे। 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में कवि और राजनीतिक चिंतक मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था, जबकि भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली 1933 ने अपने पत्र, जिसका शीर्षक था नाउ और नेवर, में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अनंतर गढ़वाल पलटन के जवानों ने जिस स्थान पर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था वह है, ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी नैनीताल, ऑप्शन डी पेशावर। वो है ऑप्शन डी पेशावर। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक
एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के जवानों ने पेशावर में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट है 1932 के सांप्रदायिक पंचाट का निम्न में से किसने विरोध किया था? तो किया था M.K. गांधी ने, B.R. अम्बेडकर, P.G. तिलक ने, ऑप्शन डी है M.G. राणा डे। तो इसमें जो सही है वो M.K. गांधी हैं। 1932 के सांप्रदायिक पंचाट का इन्होंने विरोध किया था, M.K. गांधी, ऑप्शन ए सही है। गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध प्रारंभ किया था, जो कि 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य हुए पुनः समझौता के बाद समाप्त हुआ। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा है। तो महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा क्या है? 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की या केवल 1 प्रकार की? तो वो है 3 प्रकार की, ऑप्शन ए सही है। अहिंसा का शाब्दिक अर्थ है हिंसा न करना। महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा 3 प्रकार की होती है। प्रथम मनसा अर्थात मन से किसी का अहित न सोचना। दूसरा है वाचा, किसी को कटु वाणी का प्रयोग कर आहत न करना। और तीसरा है कर्म, कर्मणा, कर्म द्वारा भी किसी का अहित न करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक गांधी के स्वराज की अवधारणा है? तो वह है कानून का शासन, योग्य व्यक्तियों का शासन, स्वशासन या सत्ताधारी का शासन। तो वो है ऑप्शन सी स्वशासन, ऑप्शन सी सही है। M.K. गांधी के स्वराज की अवधारणा है स्वशासन। स्वराज का शाब्दिक अर्थ है स्वशासन। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के समय प्रचलित यह शब्द आत्मनिर्णय तथा स्वाधीनता की मांग पर बल देता था। गांधी जी के अनुसार स्वराज का अर्थ है जनप्रतिनिधियों द्वारा संचालित ऐसी व्यवस्था जो जन आवश्यकताओं तथा जन आकांक्षाओं के अनुरूप हो। गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज, जिसका शाब्दिक अर्थ है भारत में स्वशासन, स्वराज की अवधारणा को स्पष्ट करती है। नेक्स्ट है सही विकल्प पहचानिए। गांधी और नेहरू के विचारों में भिन्नता थी, किंतु वे जिस अवधारणा को स्वीकार करते थे वे थी संसदीय लोकतंत्र, योजना द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष समाज की आवश्यकता या देश का विभाजन। तो नेहरू और गांधी विचारों में भिन्न थे, किंतु एक अवधारणा जो उसको वो स्वीकार करते थे वह थी पंथ निरपेक्ष समाज की आवश्यकता। ऑप्शन सी सही है। गांधी एक धार्मिक व्यक्ति थे, बल्कि वे धार्मिक परिवर्तन के खिलाफ थे। गांधी जी राजनीति तथा आध्यात्मिकरण करने के बावजूद सांप्रदायिक सद्भावना में विश्वास करते थे। नेहरू के विचार गांधी जी से भिन्न होने के बावजूद भी नेहरू गांधी जी के सांप्रदायिक सद्भावना में गहन आस्था रखते थे। नेहरू ने जिन नीतियों का क्रियान्वयन किया वे गांधी जी के स्वतंत्रता, अहिंसा, शांति, सर्वधर्म, सद्भाव और निर्धनता उन्मूलन के विचारों पर ही आधारित थी। नेक्स्ट है डॉक्टर अंबेडकर कितने गोलमेज सम्मेलनों में सम्मिलित हुए थे? तो वो 1, 2 या 3। तो जो डॉक्टर अंबेडकर थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। ऑप्शन सी सही है। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से संवाद हेतु लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जनवरी 1930 में, द्वितीय 1931 में तथा तीसरा 1932 में आयोजित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, जबकि कांग्रेसी प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी केवल द्वितीय सम्मेलन में ही सम्मिलित हुए थे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो वो है नमक सत्याग्रह 1930, गांधी इरविन समझौता 1930, कम्युनल अवार्ड 1932 या क्रिप्स मिशन 1942। तो इसमें जो सम्मिलित नहीं है वो है गांधी इरविन समझौता 1930, ऑप्शन बी सही है।
गांधी इरविन समझौता मार्च 1931 में हुआ। इस समझौते के बाद कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमत हो गई। अन्य तीनों विकल्प सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत किया गया? तो वह किया गया ऑप्शन ए 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन बी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ऑप्शन सी मार्लेमिट्टो सुधार, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान जो है 1935 का भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत किया गया। ऑप्शन ए सही है। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा सर्वाधिक 1935 के अधिनियम पर आधारित है। 1935 के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं, जैसे संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन तथा संघीय न्यायालय की स्थापना आदि। ये 1935 के अधिनियम पर आधारित है। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ऑप्शन ए है भारतीय एकात्मक व्यवस्था प्रदान की, ऑप्शन बी है अध्यक्षात्मक व्यवस्था प्रदान की, ऑप्शन सी है राज्यपाल की शक्तियों की व्याख्या की, ऑप्शन डी है भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध किया। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध किया। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलकर होना था। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने निम्नलिखित में से क्या व्यवस्था की? तो ऑप्शन ए है कि अखिल भारतीय एकात्मक व्यवस्था प्रदान की, ऑप्शन बी है अध्यक्षात्मक व्यवस्था प्रदान की, ऑप्शन सी है राज्यपाल की शक्तियों की व्याख्या की, ऑप्शन डी है अखिल भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध किया। तो वो है अखिल भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध किया 1935 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने अखिल भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध किया। ऑप्शन बी डी सही है। संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने कहाँ से प्राप्त किया? तो ऑप्शन ए है 1935 के भारतीय अधिनियम से, ऑप्शन बी है अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन सी है सोवियत संघ के संविधान से, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ऑप्शन ए सही है, 1935 के भारतीय अधिनियम से। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई और प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करके पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे। प्रांतों में गवर्नर केंद्र में गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। गवर्नर जनरल गवर्नरों को संघ की रक्षा के उद्देश्य से कोई भी आदेश जारी कर सकता था। संघ द्वारा प्रांतों को निर्देश देना इस अधिनियम को भारतीय संविधान में 1935 के अधिनियम से ही ग्रहण किया गया। अंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना किस वर्ष की? तो अंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना किस वर्ष की? 1935 में, 1936 में, 1937 में या 1938 में? तो यह कि 1936 में अंबेडकर ने मजदूर दल संघ की स्थापना 1936 में की। ऑप्शन बी सही है। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत में श्रमिक आंदोलनों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान किया। 1936-37 में उन्होंने भारतीय स्वतंत्र श्रमिक दल का गठन किया। 1937 में बम्बई विधान परिषद में कृषि दासता की प्रथा को समाप्त करने के लिए उन्होंने विरोध विधेयक रखा। ऐसा करने वाले वह पहले भारतीय विधायक थे। उनकी पुस्तक द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का प्रकाशन 1936 में ही हुआ। नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग के सदस्य के रूप में सम्मिलित हुए। ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, बी जगजीवन राम, सी मोतूरी सत्यनारायण और डी आर शंकर। तो वो हैं जगजीवन राम। ऑप्शन बी सही है। संविधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों में भारतीय जनजीवन के प्रत्येक क्षेत्र की उत्कृष्टतम विभूतियां सम्मिलित थीं। उनमें
भारत के विभिन्न दलों के अध्यक्ष एवं नेता शामिल थे। उदाहरण के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ जगजीवन राम, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं? तो यह कहे हैं जय नेहरू ने, मौलाना आज़ाद ने, टैगोर ने या महात्मा गांधी ने? तो यह महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं। गांधी जी की नीतियों एवं सिद्धांतों को प्रायः उनके समर्थक गांधीवाद कहकर संबोधित किया करते थे। इसी के प्रत्युत्तर में गांधी जी ने 1936 में यह वक्तव्य दिया कि गांधीवाद नाम की कोई वस्तु नहीं है और मैं अपने बाद कोई संप्रदाय छोड़ना नहीं चाहता। इसमें वाद जैसी कुछ भी नहीं है, परंतु गांधी जी इस पर सहमत होते हुए भी दिखते हैं कि कराची में गांधी इरविन समझौते के बाद जब उनकी आलोचना हुई तो उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा। तो यह 1940 में, 1939 में, 1938 में या 1937 में? तो यह 1938 में लड़ा था। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुना 1938, ऑप्शन सी सही है। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में पहली बार चुना गया। पुनः 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी की, परंतु गांधी जी पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाने के पक्ष में थे। गांधी जी के इस विरोध के बावजूद 1939 में कांग्रेस के 52वें अधिवेशन में सुभाष जी अध्यक्ष बनने में सफल रहे। इस पर गांधी जी ने कहा था कि यह सीतारमैया की हार नहीं बल्कि मेरी हार है। बाद में सुभाष जी ने अध्यक्ष पद को त्याग पत्र दे दिया और कांग्रेस से अलग होकर मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक दल का गठन किया। नेक्स्ट है निम्नलिखित का सही ऐतिहासिक कालानुक्रम बताइए। तो गोल में सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रचना और साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 ईस्वी में हुई थी। साइमन कमीशन 1928 में। गोल में सम्मेलन प्रथम 1930, द्वितीय 31 और तीसरा 32 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ये है इसका सही कालानुक्रम। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? 22 दिसंबर 1939 को, 22 दिसंबर 1939 को, 25 दिसंबर 1938 को, 26 जनवरी 1939 को या 15 अगस्त 1939 को। तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया 22 दिसंबर 1939, ऑप्शन ए सही है। भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने का विरोध करने के उद्देश्य से कांग्रेस के सदस्यों ने 22 दिसंबर 1939 को प्रांतीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। इसी दिन 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। अक्टूबर 1940 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही कौन था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही कौन था? ऑप्शन ए है आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है डॉक्टर JB कृपलानी, ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो वो है आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन ए सही है। अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। नेक्स्ट है निम्न में से किसने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा? या जे नेहरू ने कहा, MK गांधी ने कहा, BR अम्बेडकर ने या चौधरी रहमत अली ने? तो क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट एडेड चेक कहा MK महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी सही है। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की स्थिति जब कमज़ोर पड़ने लगी तब मित्र राष्ट्रों
के दबाव के कारण ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए मंत्रिमंडल के एक सदस्य स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा। क्रिप्स ने 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचकर युद्ध के बाद भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा। भारतीय नेता इससे संतुष्ट नहीं थे क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का सहयोग करके वे धोखा खा चुके थे। इसलिए विभिन्न नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। गांधी ने इसे उत्तर तिथीय चेक कहा या पोस्ट डेटेड चेक। नेहरू ने कहा उनके पुराने मित्र क्रिप्स शैतान के वकील बनकर आए थे। उनकी यह योजना भारत में अनेक विभाजन के दरवाजे खोल देती, यह नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट है कि संविधान सभा का गठन प्रस्तावित किया गया था। संविधान सभा का गठन कब प्रस्तावित हुआ था? क्रिप्स मिशन के द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा, बेबेल योजना के द्वारा या माउंटबेटन योजना के द्वारा। तो वह हुआ था क्रिप्स मिशन के द्वारा। ऑप्शन ए सही है। क्रिप्स मिशन के तहत युद्ध के पश्चात भारत को डोमिनियन अधिराज्य का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव था। इसके साथ क्रिप्स मिशन द्वारा संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए भी प्रस्ताव किया गया था। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए। तो वह ऑप्शन ए है जुलाई 1946 में, ऑप्शन बी है दिसंबर 1946 में, ऑप्शन सी है जनवरी 1947 में, ऑप्शन डी है अगस्त 1947 में। तो वो है जुलाई 1946 में। ऑप्शन ए सही है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए जुलाई 1946 में। ऑप्शन ए सही है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के गठन हेतु जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव आयोजित किया गया। ब्रिटिश भारत के राज्य क्षेत्र के लिए आवंटित कुल 296 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे दलों एवं निर्दलों को 15 सीटें प्राप्त हुई थीं। संविधान सभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हुआ था, जिसमें विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों ने भाग लिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो लॉर्ड इरविन जो है वो क्रिप्स मिशन से संबंधित हैं। लॉर्ड वेवेल शिमला पैक्ट से, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1919 अधिनियम पारित से, और लॉर्ड माउंटबेटन पाकिस्तान की मांग। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसको देखेंगे हम डायरेक्ट व्याख्या से। स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो, उनका कार्यकाल था 1936 से 1943। अतः विकल्प ए जो है वो सुमेलित नहीं है। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मुस्लिम अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में भारत को अलग से एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। इस समय भी भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। अतः विकल्प डी भी सुमेलित नहीं है। यदि भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन की बात की गई होती तो विकल्प डी सही होता। तो इसमें जो ए और डी है ये दोनों ही गलत हैं। लॉर्ड इरविन और लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो पाकिस्तान की मांग, और 19 क्रिप्स मिशन, लॉर्ड इरविन क्रिप्स मिशन, लॉर्ड माउंटबेटन, तो इसमें दोनों ही सही नहीं है। बाकी लॉर्ड वेवेल का शिमला पैक्ट से संबंधित है, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है 1919 अधिनियम से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो प्रस्ताव अखिल भारतीय राष्ट्रीय समिति द्वारा पारित किया गया था। तो यह पारित किया गया था जुलाई 1942 को, अगस्त 1942 को, अगस्त 1943 को या अगस्त 1944 को। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा पारित किया गया था अगस्त 1942 को। ऑप्शन बी सही है। कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा की अपनी बैठक 14 जुलाई 1942 में संघर्ष के निर्णय को अपनी स्वीकृति दे दी। अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया या पारित किया गया। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया गया? तो वो 1922 में किया गया, 1942 में किया गया, 1935 में किया गया या 1918 में किया गया।
तो महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942, ऑप्शन बी सही है, में पारित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो या 6 अगस्त 1941 या 8 अगस्त 1942 या 17 जुलाई 1943, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही है इसमें। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। आंदोलन प्रारंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य चोटी के कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, अर्थात बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कौन थी? एनी बेसेंट थी, सुचेता कृपलानी थी, अरुणा आसफ अली थी या सरोजिनी नायडू थी? तो यह अरुणा आसफ अली थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका के रूप में अरुणा आसफ अली को जाना जाता है, ऑप्शन सी सही है। अरुणा आसफ अली के बचपन का नाम अरुणा गांगुली था। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्होंने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में ध्वजारोहण समारोह का आयोजन कराया। उनके इस साहसिक कदम से आंदोलन को ताकत मिली। भारत छोड़ो आंदोलन में वे पूर्णकालिक सक्रिय कार्यकर्ता बन गईं। इस आंदोलन के समय वे अपने समाजवादी मित्रों के साथ भूमिगत हो गईं ताकि आंदोलन का संचालन करने के लिए एक गुप्त केंद्र बनाया जा सके। सन 1947 में अरुणा आसफ अली को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति का अध्यक्ष चुना गया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति का अध्यक्ष चुना गया अरुणा आसफ अली को 1947 में। नेक्स्ट है अपने किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने यह नारा दिया कि विभाजन करो और यहाँ से जाओ? तो यह लाहौर 1940, कराची 1933, लखनऊ 1931 या कराची 1943? तो यह ऑप्शन डी है, कराची 1943 में मुस्लिम लीग ने यह नारा दिया कि विभाजन करो और यहाँ से जाओ, ऑप्शन डी सही है। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का आह्वान किया तथा दिसंबर 1943 के कराची अधिवेशन में विभाजन करो और जाओ का नारा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। तो निम्नांकित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो ये इसमें पहले घटना कौन सी घटी है इसको देखेंगे डायरेक्ट से। देखिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ जो हुआ था वो 7 अगस्त 1905 को हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, कांग्रेस द्वारा स्वराज को अपने लक्ष्य घोषित करना 1929 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। नेक्स्ट है सूची 1 तथा सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसको भी देखेंगे डायरेक्ट हम। देखिए पूना समझौता जो है वो 26 सितंबर 1932 को, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को, वर्धा प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को और वेवेल योजना 4 जून 1945 को से संबंधित है ये। नेक्स्ट निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो साइमन कमीशन 1927 में, नमक सत्याग्रह 1930 में, गांधी इरविन समझौता 1931 या वेवेल योजना 1944? तो सही सुमेलित नहीं है वेवेल योजना 1944, ऑप्शन डी सही है इसका। अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड वेवेल भारत के वायसराय बने। उन्होंने भारतीय संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करने के उद्देश्य से एक विस्तृत योजना बनाई जो वेवेल योजना के नाम से जानी जाती है। वेवेल योजना की घोषणा जून 1945 में की गई। अतः विकल्प टी जो है वो सुमेलित नहीं है, बाकी अन्य सुमेलित सही है। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो वो थे लॉर्ड वेवेल, एवी अलेक्जेंडर, पाथिक लॉरेंस या सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, वो हैं लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन ए सही है। बाकी एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ये तीनों सदस्य थे कैबिनेट मिशन के।
नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 20 अप्रैल 1945, 24 मार्च 1946 या 26 मार्च 1946। तो यह आया 24 मार्च 1946, ऑप्शन बी सही है। वह स्थान जहां नौसेना ने 1946 में भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह कर दिया था, तो वह था ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी कोचीन। तो वो था बम्बई जो था, वहाँ से नौसेना ने 1946 में भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह किया, ऑप्शन ए सही है। नौसैनिक विद्रोह 18 फरवरी 1946 को तलवार नामक जहाज पर मुंबई में शुरू हुआ। उन्होंने अपने संघर्ष की शुरुआत करते हुए मुंबई के तट पर तैनात जहाज पर जय हिंद एवं भारत छोड़ो के नारे लिखे। बाद में इस विद्रोह को सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक ने संस्तुत किया कि समस्त अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होनी चाहिए। तो वो थी ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन बी गांधी इरविन समझौता, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो वह है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ने संतुष्ट किया कि समस्त अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होनी चाहिए, ऑप्शन ए सही है। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट के अनुसार संघ सूची के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों एवं अवशिष्ट विषयों पर प्रांतों का अधिकार होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का सभापति था जब 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना पर विचार करने के लिए बम्बई में उसका अधिवेशन हुआ था? तो ऑप्शन ए है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है एओ ह्यूम। तो वो सही जो है वो है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सही है। 6 जून 1946 को बम्बई में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का सभापति जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई? तो वो की गई 23 अगस्त 1946 को, 24 अगस्त 1946 को, 25 अगस्त 1946 को या 26 अगस्त 1946 को। तो भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 को, ऑप्शन बी सही है। कांग्रेस द्वारा वायसराय के नवीनतम प्रयासों को स्वीकार कर लेने के बाद 1 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया। 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा हुई तथा 2 दिसंबर 1946 को इसका गठन हुआ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, के.एम. मुंशी थे, जयप्रकाश नारायण थे या जे.बी. कृपलानी थे? तो वो है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो है वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ऑप्शन सी सही है। बाकी सरदार वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी और जे.बी. कृपलानी ये सदस्य थे। जयप्रकाश नारायण संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, जबकि सरदार पटेल, के.एम. मुंशी और जे.बी. कृपलानी संविधान सभा के सदस्य थे। के.एम. मुंशी प्रारूप समिति के 7 सदस्यों में शामिल थे। केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। तो केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी क्रिप्स मिशन के आने के पहले, क्रिप्स मिशन के आने के बाद, कैबिनेट मिशन के आने के बाद या माउंटबेटन योजना के पेश करने के बाद। तो वह हुआ था ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन के आने के बाद केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी, ऑप्शन सी सही है। कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा भारत के लिए कई सुझाव दिए गए थे, जिसमें एक अंतरिम सरकार की स्थापना करना जिसे भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो में शामिल था। कैबिनेट मिशन के द्वारा दिए गए प्रस्ताव को भारतीयों ने स्वीकार कर लिया। इसी के अनुसरण में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का मुखिया कौन था? तो वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू।
तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। 1946 में भारत के अंतरिम सरकार के मुखिया जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन डी सही है। अगर कांग्रेस विभाजन स्वीकार करती है तो यह मेरे मृतक शरीर पर ही होगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का, बी आर अम्बेडकर का, महात्मा गांधी का या सुभाष चंद्र बोस का। तो ये महात्मा गांधी का कथन है कि अगर कांग्रेस विभाजन स्वीकार करती है तो यह मेरे मृत शरीर के ऊपर ही होगा। नेक्स्ट है भारत, इसकी व्याख्या देखेंगे कि भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने जब भारत के विभाजन की योजना पेश किया तब कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारी मन से इसे स्वीकार किया, किंतु महात्मा गांधी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस विभाजन स्वीकार करती है तो वह मेरे मृत शरीर पर ही होगा, क्योंकि जब तक मैं जीवित हूँ विभाजन नहीं होने दूंगा। नेक्स्ट है संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं है, यह प्रत्यक्ष मतदान पर का प्रतिफल था, यह बहुदलीय निकाय था, इसने कार्य कई समितियों के माध्यम से किया। नीचे गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। इसको देखेंगे हम। देखिए, संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली से हुआ था। इसका गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था तथा एक सदस्य लगभग 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। इस सभा में अनेक दलों के प्रतिनिधित्व सम्मिलित थे, अतः यह एक बहुदलीय निकाय थी। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसने अपने कार्यों का संचालन अनेक समितियों के माध्यम से किया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? संसद ने, संविधान सभा ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने या भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने? तो भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था। ऑप्शन बी सही है। कैबिनेट अथवा मंत्रिमंडल मिशन योजना 1946 के अनुसार जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया। संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई। संविधान सभा द्वारा ही भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। संविधान सभा की बैठक में संविधान के प्रारूप पर 8 महीने बहस हुई और इस दौरान उसमें संशोधन किए गए। संविधान सभा के 11 अधिवेशन हुए। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 16 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन में। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब पारित किया? तो पारित किया, ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1947 को, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को, ऑप्शन सी है 9 दिसंबर 1946 को या 15 अगस्त 1947 को। तो यह 22 जनवरी 1947 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में पारित किया गया 22 जनवरी 1947। ऑप्शन बी सही है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके कुछ दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस पर विचार विमर्श के पश्चात संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को इसे पारित कर दिया गया। इसकी प्रशंसा करते हुए राजनीतिक विद्वान अर्नेस्ट बार्कर का कहना है, जब मैं उसे पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी इस पुस्तक में जो तर्क दिया गया है उन्हें उद्देशिका संक्षिप्त एवं सारभूत रूप में प्रस्तुत करती है। मैं यह उद्धृत करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे गर्व है कि भारत में लोग अपना स्वतंत्र जीवन प्रारंभ करते समय उन राजनीतिक सिद्धांतों को मान्यता दे रहे हैं
जिन्हें हम पश्चिम की परंपरा कहते हैं, किंतु जो पश्चिम तक ही सीमित नहीं है। नेक्स्ट है, भारत संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना के द्वारा किया गया था? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन या अगस्त प्रस्ताव? तो वह कैबिनेट मिशन। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के योजना के द्वारा किया गया, ऑप्शन सी सही है। भारत के लिए संविधान का निर्माण करने के उद्देश्य से कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया गया था। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 नियत की गई, किंतु देश के विभाजन के बाद यह संख्या घटकर 299 हो गई। लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान में एक सीट आवंटित की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ? तो मंत्रिमंडल योजना, ऑप्शन बी है वेबेल योजना, ऑप्शन सी है राजगोपालाचारी योजना, ऑप्शन डी है शिमला योजना। तो वो है मंत्रिमंडल योजना। भारत में संविधान सभा का निर्माण मंत्रिमंडल योजना के अंतर्गत हुई, ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना वर्ष जो है वो कब है? 1946 है, 1947 है, 1948 है, 1949 है। तो वो है 1946, ऑप्शन ए सही है। संविधान सभा की स्थापना 1946 में हुई। कौन सी योजना के प्रस्ताव से संविधान सभा की स्थापना हुई? तो द क्रिप्स मिशन प्लान, द कैबिनेट मिशन प्लान, द माउंटबेटन प्लान, इनमें से कोई नहीं। तो द कैबिनेट मिशन प्लान के योजना के तहत संविधान सभा की स्थापना हुई, ऑप्शन बी सही है। संविधान सभा का गठन किसके अनुसार किया गया? तो यह माउंटबेटन योजना के तहत, बेबेल योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत या क्रिप्स मिशन योजना के तहत तो संविधान सभा का गठन किया गया कैबिनेट मिशन योजना के तहत। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद की प्रथम बैठक हुई। तो प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को या 9 दिसंबर 1946 को। तो भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन डी सही है। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर। तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए सही है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक से आरंभ होने के साथ हुई थी। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा हुआ था। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जबकि 19 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत अधिनियम तथा आत्मार्पित किया गया था। और भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। भारत का संविधान बनने में समय लगा, तो कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ऑप्शन बी सही है। भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया, तो अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी सही है। भारत के संविधान को अंगीकृत और स्वीकार निम्न में से किस वर्ष किया गया? तो यह किया गया 1949 को, ऑप्शन ए सही है। भारत के संविधान सभा की पहली बैठक इस दिन हुई, तो पहली बैठक कब हुई? 26 नवंबर 1950 को, 26 नवंबर 1949 को या 9 दिसंबर 1946 को या 9 दिसंबर 1949 को। यह 9 दिसंबर 1946 को भारत के संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, ऑप्शन सी सही है। संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या महात्मा गांधी। तो अंतरिम अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी सही है। भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि जो है वो क्या है? तो वो 26 जनवरी 1950 है, 15 अगस्त 1947 है, 15 जून 1945 है
या 2 अक्टूबर 1946 से, तो वो है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में लिखा गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना गया जाता है। इसी दिन नागरिकता, अंतकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। यद्यपि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुए, अतः संविधान को पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। इसी दिन प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारत का संविधान किस दिन से लागू हुआ? तो भारत का संविधान लागू हुआ 15 अगस्त 1947 से, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946, तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है स्वाधीन भारत के संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों का हस्ताक्षर हुआ, तो यह हुआ 26 जनवरी 20 1950 को, जनवरी 22 1950 को, जनवरी 23 1950 को या जनवरी 24 1950 को। तो स्वाधीन भारत के संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों का हस्ताक्षर हुआ था जनवरी 24 1950, ऑप्शन डी सही है। संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 दिन मंगलवार को राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया और इसी दौरान सभा में उपस्थित 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया। भारतीय संविधान को किसने अधिनियम बनाया? तो भारतीय संविधान को अधिनियम किसने बनाया? तो संविधान सभा ने बनाया, ऑप्शन डी सही है इसका। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो वो थे वीटी कृष्णाचारी, एससी मुखर्जी, बीएन राव या केएम मुंशी। तो बीएन राव थे, ऑप्शन सी सही है इसमें। भारतीय संविधान सभा के सदस्य जो नहीं थे वो बीएन राव, बाकी वीटी कृष्णाचारी, एससी मुखर्जी और केएम मुंशी ये भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे, ऑप्शन, तो इस प्रश्न के उत्तर में ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बीएन राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, इन्हें संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया था। वीटी कृष्णाचारी राजस्थान से, एससी मुखर्जी पश्चिम बंगाल से तथा एम के मुंशी महाराष्ट्र विधानमंडल के संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो भारतीय सभा में कुल महिलाएं कितनी थी सदस्य के रूप में? तो 10 थी, 12 थी, 13 थी या 15 थी? तो 15 महिलाएं थी। भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी, जिनके नाम इस प्रकार हैं: विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला रॉय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रॉय और मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल और एनी मस्करीनी, अमू स्वामीनाथन। ये भारतीय संविधान में कुल महिलाएं थीं 15। संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता थे, तो वो बी आर अम्बेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बीएन राव थे या डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता जो थे वो बीएन राव थे, ऑप्शन सी सही है। संविधान निर्मात्री परिषद संविधान सभा के वैधानिक परामर्शदाता, संवैधानिक सलाहकार बीएन राव थे। बीएन राव ने ही संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। संविधान सभा ने संघ संविधान समिति सहित कुछ प्रमुख समितियों का गठन किया था। ये प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष हैं, देखिए। नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और रियासत समिति के अध्यक्ष प्रारूप भी राजेंद्र प्रसाद थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा का विधिक सलाहकार कौन था? तो विधिक सलाहकार बीएन राव, ऑप्शन सी सही है।
भारत के संविधान निर्मात्री सभा का कानूनी सलाहकार कौन था? तो वो थे BN राव। ऑप्शन बी सही है। भारतीय संविधान के वास्तुकार किसे माना जाता है? तो वह माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन बी सही है। अधिकांश विद्वान भारतीय संविधान के वास्तुकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। कुछ विद्वान BN राव को इस पदवी से विभूषित करते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका को देखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ज़्यादा मान्य हैं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। ऑप्शन सी सही है इसमें। संवैधानिक सलाहकार BN राव के निर्देशन में तैयार भारतीय संविधान के प्रारूप की समीक्षा के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की प्रारूप समिति का गठन किया। इस समिति के निम्नलिखित जो सदस्य थे वो BR अम्बेडकर अध्यक्ष थे, वेणुगोपालन स्वामी अयंगर, KM मुंशी, AK स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र, इनके स्थान पर माधव राव सदस्य बने थे। DP खेतान, इनकी मृत्यु पर T कृष्णामाचारी सदस्य बने। नेक्स्ट है डॉक्टर BR अम्बेडकर भारतीय सभा में निम्न में से किसके अध्यक्ष थे? तो यह थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ऑप्शन बी सही है। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तो अभी हमने देखा भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन बी सही, डी सही है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। निम्न में कौन संविधान सभा के सलाहकार समिति का अध्यक्ष था? तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे? तो वो राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन सी सही है। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस समिति की 2 उप समितियाँ थीं, मूल अधिकार उप समिति तथा अल्पसंख्यक उप समिति, जिसके अध्यक्ष क्रमशः JB कृपलानी तथा AC मुखर्जी थे। उल्लेखनीय है कि संविधान सभा के विधिक और संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। संविधान सभा के अपने समापन भाषण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसे अपनी त्रिमूर्ति में नहीं चुना था? तो वह स्वतंत्रता, लचीलापन, समानता या भ्रातृत्व? तो वह था लचीलापन। ऑप्शन बी सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में अपने समापन भाषण में लचीलेपन को त्रिमूर्ति के अंतर्गत नहीं रखा था। डॉक्टर अंबेडकर की त्रिमूर्तियों में शामिल थे स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। नेक्स्ट नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। इनके कथन, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन वक्तव्यों के संदर्भ में नीचे उल्लिखित कूटों में सही उत्तर का चयन करना है। तो कथन ए है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किया। कारण है उसका कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत के लिए एक नए विस्तृत संविधान की व्यवस्था की। तो देखिए इसमें जो सही है वो ए सही है, किंतु आर जो है वो गलत है। ए सही, आर गलत है। नेक्स्ट है द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल, जिसका लक्ष्य भारत तथा पाकिस्तान के बीच ब्रिटिश इंडिया का विभाजन करना था, को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था जुलाई 2, 1947 को, जुलाई 4, 1947 को, जुलाई 8, 1947 को या अगस्त 10, 1947 को। तो यह जुलाई 4, 1947 को, इसमें ऑप्शन बी जो है वो सही है। द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल, जिसका लक्ष्य भारत तथा पाकिस्तान के बीच ब्रिटिश इंडिया का विभाजन करना था, को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था 4 जुलाई 1947 को। ऑप्शन बी सही है। इनमें से कौन भारत का वायसराय था जब अगस्त 1947 को भारत तथा पाकिस्तान के बीच ब्रिटिश इंडिया का विभाजन हुआ? तो वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन ए सही है इसमें। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे जब अगस्त 1947 में भारत तथा पाकिस्तान के बीच ब्रिटिश इंडिया का विभाजन हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस कांग्रेस सदस्य ने माउंटबेटन योजना को अस्वीकार किया? तो यह JB कृपलानी थे, GB पंत थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे या सरदार पटेल थे? तो यह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जिन्होंने कांग्रेस सदस्य के माउंटबेटन योजना को अस्वीकार किया। ऑप्शन सी सही है। नेहरू और पटेल
के पश्चात अंततः महात्मा गांधी ने भी माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इस योजना का अंत तक विरोध किया। नेक्स्ट है, भारत एक गणतंत्र राज्य बना। तो भारत गणतंत्र कब राज्य बना? 1950 को। ऑप्शन डी सही है। भारत का संविधान निर्मित हुआ था। तो भारत का संविधान निर्मित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन सी सही है। ऑपरेशन विजय किसे मुक्त कराने के लिए प्राप्त किया गया था? तो ऑपरेशन विजय जो है किसे मुक्त कराने के लिए शुरू किया गया था? पौंडीचेरी को, जम्मू कश्मीर को, अंडमान तथा निकोबार को, द्वीप समूह को या गोवा को? तो यह किया गया था गोवा को। ऑपरेशन विजय जो ऑपरेशन चलाया गया था वो गोवा को मुक्त कराने के लिए चला गया था। ऑप्शन डी सही है। भारत द्वारा वर्ष 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए चलाए गए सैन्य अभियान का पूर्ण नाम था ऑपरेशन विजय। जन गण मन गीत के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया? तो यह अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन डी सही है इसमें। जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। संपूर्ण राष्ट्रगान को लगभग 52 सेकंड में गाया जाता है। इसे रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रमुख रचना गीतांजलि से लिया गया है। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राम मनोहर लोहिया जाने जाते हैं। तो राम मनोहर लोहिया किस लिए जाने जाते हैं? व्यक्तित्व विचारक के रूप में, दलीय व्यवस्था संबंधी विचारों के लिए, मूल्य विहीन व्यवस्था के लिए, समाजवादी अवधारणा के लिए। तो राम मनोहर लोहिया जो है वो जाने जाते हैं समाजवादी अवधारणा के लिए। ऑप्शन डी सही है। राम मनोहर लोहिया भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रखर चिंतक तथा समाजवादी विचारक थे। वे समाजवादी भी इस अर्थ में थे कि समाज ही उनका कार्यक्षेत्र था और वे अपने कार्यक्षेत्र को जनमंगल की अनुभूतियों से महकाना चाहते थे। प्रमुख रचनाएं उनकी थीं गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन और हवी ऑफ हिस्ट्री, मार्क्स और गांधी एवं सोशलिज्म। ये राम मनोहर लोहिया की रचनाएं थीं। यह किसने कहा था कि पूर्णतया वचनबद्ध नौकरशाही ही वह सामाजिक परिवर्तन ला सकती है जो पंचवर्षीय योजनाओं और प्रगतिशील विधानों में निहित है? तो यह किसका कथन है? जवाहरलाल नेहरू का, इंदिरा गांधी का है, वीपी सिंह का या चंद्रशेखर का है? तो यह इंदिरा गांधी का कथन है कि पूर्णतया वचनबद्ध नौकरशाही ही वह सामाजिक परिवर्तन ला सकती है जो पंचवर्षीय योजनाओं और प्रगतिशील विधान में निहित है। ऑप्शन बी सही है। और यह है इस सीरीज का अंतिम प्रश्न। तो ये प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।